हमारे साथियों ने पूछा, अरे भाई यहाँ तो महापंचायत हो रही है, एक एक महापंचायत में 20,000 40,000 लोग जुट रहे हैं। तुम ये सिंधु बॉर्डर वाली मीटिंग को छोड़ के फिर मेरठ में कहाँ जा रहे हो? क्या कोई बड़ी महापंचायत हो रही है 20-40 हजार वाली? मैंने कहा जी समझो तो 20-40 हजार से भी बड़ी है, ना समझो तो 200-400 कह देना। क्योंकि मेरे को इस सभा में आए हर व्यक्ति के पीछे सैकड़ों हजार लोग दिखाई दे। यहां इस इलाके की सरदारी बैठी है और एक एक व्यक्ति, एक एक बुजुर्ग, एक एक युवा, एक एक हमारी बहन जो बैठी हैं, बहनों पे तो मैं खास तौर पे कहूंगा, इनका भाई साहब आप बोलोगे 10 लोगों तक पहुंचेगा, अगर बहन जी तय कर ले तो 100 तक पहुंच जाएगा मैसेज शाम। तो यहां एक एक जो लोग बैठे हैं उनके मुंह से निकलेगी बात तो किसी के 200, किसी के 500, किसी के 1000 लोगों तक बात चलेगी। ये लालच है जो मुझे यहां पे खींच के लाया है। मोदी जी, आप जितना मीडिया खरीद लो, जितना मीडिया वालों की गर्दन पकड़ लो, जितने मीडिया को गोदी में और जेब में बैठा लो, मोदी जी इस दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया है मेरा मुंह और आपका कान। ये आप बंद नहीं कर सकते, बड़े बड़े तानाशाह इसको बंद ना कर सकेगी। और ये जब तक रहेगा तब तक आप कुछ भी कर लो, कितना पैसा लगा लो, कितने कानून बना लो, ये आप दबा नहीं सकते। ये लालच मुझे यहां के लाया है कि ये सबसे बड़ा जो मीडिया है ना, आज तक का भी जो पड़दादा है, मैं तो उससे बात करने जा रहा हूं, उससे आवाज पहुंचेगी। इसलिए भी कि मन में एक लालच रहता है। भाई मानवेंद्र जी ने एक बहुत बड़े आदमी का जिक्र किया, चौधरी चरण सिंह जी। संयोग ये है कि जी मैंने बचपन में उन्हें सुना। मेरा बचपन राजस्थान के गंगानगर शहर में बीता, पिताजी प्रोफेसर थे वहां, और मेरी कोई 8-1 साल की उम्र रही होगी, 8-10 साल की उम्र। पिताजी ने कहा चल तेरे को एक मीटिंग में लेके जाएंगे। अब मैं क्या समझू जी कौन सी मीटिंग। तो वहां चौधरी साहब की मीटिंग थी। पता नहीं क्यों संयोग था, मेरे पिताजी को लोग वहां चौधरी साहब कहा करते थे। तो मीटिंग में लेके गए साहब। आजकल के नेता मीटिंग में क्या चौंचलेबाजी करते हैं आप देखते ही होंगे, भाइयों बहनों मित्रों ये वो। चौधरी साहब की मीटिंग पता है कैसे शुरू हुई? चौधरी साहब खड़े हुए और कहते भाई देखो, ये जैसे मेरे भाई पीछे खड़े हैं ना, चौधरी साहब ने कहा देख लो भाई, जे तुमने बात सुननी है तो जाओ बैठ, और ना सुननी तो भाई तुम जाओ। मीटिंग की शुरुआत उन्होंने ऐसे की। मैं नहीं समझता आज किसी नेता की हिम्मत होगी इस तरह से बात शुरू करने की। सिर्फ महात्मा गांधी की हिम्मत थी। महात्मा गांधी की भी मैंने एक मीटिंग का टेप ऑडियो सुना दी। वो कहते मैं आपके शहर में आया हूं, आपका शहर बहुत गंदा है। शुरुआत उन्होंने मीटिंग की इस तरह से। जिस नेता में हिम्मत हो अपनी जनता की आंख में आंख डाल के कहने की कि तुम गलत काम कर रहे हो, छोड़ दो, वो बड़ा नेता होता है। जो पूंछ पकड़ के पीछे पीछे चलता है वो कोई नेता नहीं होता। आजकल तो पिछलने वाले नेता होता है कि पब्लिक का मूड इधर बन गया जी, कोई बात ना जी, अरे मुसलमान के खिलाफ बोल के वोट मिल जाएगा, चल 4 बात बोल दे भाई। आज हवा बदल गई, इसके पक्ष में बोलने की बात आ गई, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, जिससे वोट मिल जाएगा। ये नेतागिरी है आज। पिताजी सिर्फ मीटिंग में ना लेके गए, फिर उसके बाद बैठा बैठा के चौधरी साहब ने 1 घंटा भाषण दिया। यहां तो बुजुर्ग बैठे हैं, आपको पता होगा, बिल्कुल जैसे स्कूल का टीचर बैठा के क्लास में भाषण देता है कि इस देश की कृषि की यह अवस्था है, गांव की यह अवस्था है, नेहरू ने उद्योग में इतना पैसा लगाया, गांव में ये हो रहा है, ये होना चाहिए। आराम से जैसे बच्चों को समझा रहा होता है ना टीचर, उस तरह से। फिर मेरे को सौभाग्य मिला चौधरी साहब की किताबें पढ़ने का, क्योंकि खाली नेता नहीं थे। मैं कड़वी बात भी कह दूंगी, इस देश का दुर्भाग्य है कि हर गांव देहात के, इस देश के समाज की मिट्टी से उठने वाले हर नेता को उसकी जात वाले कब्जा कर लेते हैं। नेहरू को कोई कश्मीरी पंडित का नेता नहीं बताता, वो देश का नेता। गांधी को कोई गुजराती बनिए का नेता नहीं बनाता, था भी नहीं, और लोग कहते हैं देश के नेता, दुनिया के नेता।
लेकिन सरदार पटेल, अब कुर्मी पटेल पाटीदार ने कब्जा कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर दलित समाज के नेता बना दिए। इसी तरह चौधरी साहब पे भी कब्जा कर लिया। दुर्भाग्य है इस देश का, क्योंकि चौधरी चरण सिंह में इस पूरे देश के लिए दृष्टि थी। मैंने तो उनकी सारी किताबें पढ़ी और उसके बाद मेरा दिमाग बदला। उसके बाद दिमाग साफ हुआ कि इस देश को समझने की दृष्टि क्या होनी चाहिए। तो चौधरी चरण सिंह को आज हम याद करें तो एक इलाके का नेता नहीं, एक समाज का नेता नहीं, ये पूरे देश और पूरी दुनिया को दृष्टि दे सकने वाला नेता। अमर रहे, अमर रहे। तो आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी सर, हम जैसे लोग तो उनके पांव की धूल के बराबर नहीं है। लेकिन एक चीज जो सीखनी चाहिए वो ये कि पब्लिक मीटिंग का मतलब ये नहीं कि जनता का मनोरंजन करके चले जाओ, ताली पिटवा के उठ के चले जाओ। पब्लिक मीटिंग का मतलब है जनता से संवाद करना। मतलब ये है कि बाबूजी जब जाएं इस बच्चे को लेके वापस अपने गांव में, तो 10 लोग जब पूछेंगे जी कहां से क्या बात हुई जी, तो आप आगे जाके 10 लोगों को बता सको कि बैठ जाओ मैं बताता हूं क्या बात है 3 कानून वाली, मैं तुम्हें समझाता हूं। तब तो इसका कोई मतलब। आजकल जो होता है ना, मनोरंजन कर दिया, ताली पिटवा दी, उसके बाद चले गए, इससे हमारे देश का सार्वजनिक जीवन नीचे गिरा। जो सबसे बड़ा मदारी वो सबसे बड़ा नेता, और मदारीगिरी चलती है यहां तो नेतागिरी के नाम पर। चौधरी साहब से अगर एक बात सीखनी है तो वो ये कि मदारीगिरी नेतागिरी नहीं है। आज इस देश में कुछ वैसा हो रहा है कि अगर चौधरी साहब होते, कहीं उनकी आत्मा देख के कलेजे को ठंडक आ रही होगी कि हाँ, इस देश का किसान आज खड़ा हो रहा है। अभी 100 दिन पूरे हुए, टीवी वालों ने फोन किया, कहते यादव जी बधाई हो, 100 दिन हो गए पूरे। मैंने कहा भाई इसमें बधाई की क्या बात, कोई सेंचुरी मारने थोड़ी आए थे हम यहां पे। ये 100 दिन इस सरकार की निष्ठुरता के 100 दिन, ये 100 दिन हठधर्मिता के 100 दिन है, ये 100 दिन असंवेदनशीलता के 100 दिन है, ये 100 दिन किसान के दमन के 100 दिन है। इसमें मैं मिठाई बांटने वाला क्या काम है भाई? बस एक बात है कि ये 100 दिन किसान के संकल्प के भी 100 दिन। जिन्होंने सोचा था, जब दिल्ली आके हम बैठे थे तो लोगों ने कहा 5-7 दिन का मामला है, कितना टिकेंगे, अब देखो इतनी सर्दी आने वाली, जैसे अब बता रहे हैं ना बड़ी गर्मी आने वाली, तो लोगों ने कहा था जी बड़ी सर्दी आने वाली है दिल्ली की, कौन टिकेगा इसके अंदर, 5 दिन 10 दिन 15 दिन। इतनी सर्दी पड़ी। मेरी ड्यूटी शाहजहांपुर बॉर्डर पे लगी भाई साहब, और एक दिन सुबह उठ के मैंने देखा एक ट्रक खड़ा था, उसका सामने जो शीशा होता है उस पे बर्फ जमी हुई। इतनी सर्दी थी जब हम सड़क के ऊपर पड़े हुए। तो इस किसान ने 100 दिन में बर्फ भी देख ली, ओले भी देख लिए, बारिश भी देख ली, संकल्प नहीं टूटा। वहां शाहजहांपुर में हम बैठे हुए थे, एक दिन हो गई थी अच्छी सी बारिश, उम्मीद ना थी सर्दी में ऐसी बारिश हो जाएगी। हमारा गद्दा गीला, रजाई गीली। अब मैं सुबह सुबह गया सबके सामने थोड़ा माफी मांगने कि भाई कल से इंतजाम थोड़ा सा बेहतर करेंगे, थोड़ा इसके ऊपर एक प्लास्टिक भी लगवा देंगे ताकि ये ना आए। हमारा साथी राजस्थान में सीकर से आया हुआ, कहता भाई साहब बड़ा फायदा हो गया इससे। मैं कहा भाई तेरा गद्दा गीला, तेरी रजाई गीली, तेरे को क्या फायदा हो गया? बोला भाई साहब देखो बारिश हो गई, अब अगले 10 दिन तक किसान को कोई चिंता नहीं है पानी लगा, अब किसान डट के आंदोलन में आएगा, बड़ा फायदा हुआ ना इससे। तो ये जो संकल्प है किसान का, उसने दिखाया इस देश में। आज जो ऐतिहासिक लड़ाई हुई है, लोगों ने मेरे से पूछा कि 100 दिन में क्या हासिल हुआ। मैंने कहा भाई 3 चीजें तो हासिल हो गई, बाकी 3 कानून को बाद में बता देंगे आपको। पहला ये कि जिस किसान को लोगों ने कूड़ेदान में डाला हुआ था, जिसको समझते थे है ही नहीं इस देश के अंदर, पूरा देश जिसको भूल के बैठा हुआ था, मीडिया को जिसकी शक्ल दिखाई ना देती थी, वो किसान आज इनकी आंख में आंख डाल के खड़ा हो। किसान एकता, किसान एकता।
किसान ने अपने आप को पहचान लिया। वो जो किसान का बच्चा शहर में घूमता था मुंह छुपा के, पिताजी क्या काम करते, कहनी चाचा जी मेरे पुलिस में काम करते, बोले ना कि मेरे पिताजी क्या काम करते। आज वो बच्चा आई लव फार्मर्स का स्टिकर लगा के घूम रहा है। ये जो किसान ने अपना स्वाभिमान हासिल किया है, ये जो किसान ने अपनी पगड़ी की इज्जत हासिल की है, आज पूरे देश ने अन्नदाता किसान का चेहरा देख लिया है। ये सबसे बड़ी और पहली चीज। दूसरी चीज, किसान ने इस देश की कुर्सी पे बैठे हुए हर आदमी को एक बात सिखा दी है, माने ना माने, टीवी पे ना बोलेगा, टीवी ऑफ कर दो, नेता से किसी से पूछवा लो। क्या सिखा दिया है कि भाई किसान से पंगा ना लीजिए। ये बात सबको समझ आ गई, समझ मोदी जी को भी आ गई है कि भाई बैठे बैठाए किसान से पंगा ना ले। नहीं तो फिर आज से 5 साल बाद लोग बोलेंगे भाई देख, अगली बार कोई ऐसा कानून लेके आया ना, नेता कहेगा भाई मैं तो चिमटे से हाथ ना लगाऊं इस कानून में, कि भाई किसान को हाथ लगवाया था तो देख मेरा मोदी जी जैसा हाल ना करवा दियो। ये अब हर एक को समझ आ गई। ये बात मोदी को भी समझ आ गई है, ये बात योगी को भी समझ आ गई है, ये बात अशोक गहलोत को भी समझ आ गई, सबको समझ आ गई है कि भाई किसान से खाम खा छिड़खानी ना करो। जब बैठा है तो बैठा है चुपचाप से, जिस दिन खड़ा हो गया उस दिन इसके सामने कोई ना टिक सकेगा। और जिस किसान को ये सारे नेता अपने पांव की जूती समझते, जो किसान चला जाए चपरासी अंदर नहीं घुसने देता था, सारा अफसर समझते थे पता नहीं कहां का कौन आ गया है मेरे पास बात करने। आज उस किसान ने दिखा दिया है कि वो पांव की जूती अगर पलट दे तो आपको जमीन पे डाल देगी, आपको धूल चढ़ा देगी। ये दूसरी उपलब्धि है। और तीसरी उपलब्धि, आज तक इस देश में किसान जब हाथ भी ऊंचा करता था तो उसकी उंगलियां खुली हुई रहती थी, 5 उंगलियां 5 दिशा में रहती थी। ये वाली उंगली साहब मेरे क्षेत्र की, ये वाली उंगली मेरे धर्म मजहब की, ये मेरी जाति की, ये मेरा गोत्र है जी, और ये मेरा झंडा है, मेरी वाली यूनियन का झंडा। इस आंदोलन ने किसान को मुट्ठी बंद करना सिखा दिया, एकता करनी सिखा दी है। भाई साहब ने जिक्र किया, इस इलाके में सबसे बड़ा उदाहरण ये इलाका, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए उसके बाद कैसी स्थिति आ गई थी, मतलब बोलते मुझे शर्म आती है जो स्थिति आ गई थी इस इलाके में। और इन्होंने सोचा था, बिल्कुल अंग्रेजों वाला खेल है, फूट डालो और राज करो, फूट डालो इलेक्शन जीतो राज करो, ये वाला खेल था। और इन्होंने सोचा था कि एक बार कर लिया, अब तो 20-25 साल तो दुकान अपनी पक्की। सिर्फ इस आंदोलन ने उस दीवार को रातों रात खत्म कर दिया, पता नहीं कहां चली गई वो दीवार। इन्होंने हरियाणा और पंजाब को लड़ाने की कोशिश की। जब हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ चलने लगे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बोला ये हरियाणा के किसान पंजाब वालों के साथ कैसे हैं, पानी का फैसला पहला करेंगे। मैंने कहा भाई आप तो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते थे। राष्ट्रवादी हूं तो भाई अगर 2 मेरे प्रदेश के भाई एक साथ खड़े हो गए, मेरा तो सीना चौड़ा हो जाना चाहिए, मेरा तो छाती चौड़ी हो जानी चाहिए कि हरियाणा पंजाब के किसान अपना अंतर छोड़ के एक साथ खड़ा हो गया। अगर मेरे पेट में मरोड़ आ रही है 2 भाई को एक साथ देख के, इसका मतलब है मैं इस देश का प्रेमी नहीं हूं, मैं इस देश को तोड़ना चाहता हूं। पंजाब हरियाणा को तोड़ने की कोशिश की, हिंदू और सिख को तोड़ने की कोशिश। ये बिल्कुल 26 जनवरी के बाद ये दिल्ली के अंदर दोबारा 1984 जैसा कांड करवाना चाहते थे। वो तो हिम्मत है हमारे भाई राकेश टिकैत, और वो तो हिम्मत है इस इलाके के किसान की, हरियाणा के किसान की, कि जहां एक सरदार भाई था उसके साथ 2 मेरे हरियाणा और यूपी के भाई आके खड़े हो गए और उन्होंने कहा ये दोबारा हम करने नहीं देंगे। तो हरियाणा पंजाब को ये तोड़ना चाहते थे।
हिंदू मुसलमान में ये दीवार खड़ा करना चाहे, हिंदू सिख को ये लड़ाना चाहे, हरियाणा में जाट और गैर जाट का खेल, राजस्थान में मीना और गुज्जर का खेल, किसान को बांट के रखो और राज करो, ये खेल है। और इस आंदोलन ने एक ये बात स्थापित कर दी है कि किसान बटेगा नहीं। 450 से ज्यादा किसान संगठन शुरू हुए थे संयुक्त किसान मोर्चा शुरू करने के लिए। मुझे आपने लगा रखा है मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा। 450 से ज्यादा संगठन देश भर के इकट्ठे हुए थे। सरकार ने सारा जोर लगा दिया, सारी तिकड़म कर दी। अब तक 450 में से एक भी अलग नहीं हुआ है। 150 जुड़ गए हैं, वो बात अलग ना हो। तो किसान को एक होना सिखा दिया, किसान को मुट्ठी बंद करना सिखा दिया। ये इस आंदोलन की तीसरी जीत है। मेरे से फिर कोई पूछता है कि वो सब बात ठीक है यादव साहब, लेकिन 3 कानून तो अभी भी नहीं गए ना। मैं कहा भाई ये भी तू बात सुन ले, ये 3 कानून गए हैं मर। ये सरकार तो छोड़ो, अगली सरकार की भी हिम्मत ना होगी अगले 15 साल तक आने वाले प्रधानमंत्री को, इससे आने वाले प्रधानमंत्री के पास आप 3 कागज लेके 3 कानून लेके जाओगे ना, वो कुर्सी से हट के पीछे हो जाएगा। भाई मेरे को परेशान ना कर, भाई छोड़। किसी सरकार की हिम्मत नहीं होगी इन 3 कानूनों को लागू करने। तो फिर क्या स्थिति है? किसी ने मेरे से पूछा कि भाई साहब अगर आप कह रहे हो 3 कानून मर ही गए तो फिर आंदोलन काहे को कर रहे हो? मैंने कहा भाई मर तो गए, डेथ सर्टिफिकेट अभी इकट्ठा ना किया, डेथ सर्टिफिकेट लेके जाए। तो किसानों की हिम्मत से ये 3 कानून खत्म हो चुके हैं और ये आंदोलन अब 3 कानून नहीं, इससे आगे बढ़ चुका है। बहुत बड़े बड़े काम ये आंदोलन कर रहा है। ये आंदोलन जीत के जाएगा। ये ऐतिहासिक आंदोलन है, ऐसा आंदोलन है जो एक पीढ़ी में एक बार होता है। इससे पिछली बार मुझे याद है, मैं बहुत यंग होता था जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसानों को लेके दिल्ली आए, तब मैंने एक बार पूरे देश को किसान किसान बोलते हुए सुना। और आज उसके 35 साल 32 साल बाद फिर देश किसान किसान बोल रहा है, 32 साल के बाद। ये ऐसा आंदोलन है जो एक पीढ़ी में एक बार होता है। और ये ऐसा आंदोलन है जब हमारे अपने तो अब सफेद बाल हो गए, 15-20 साल का मामला है, इसमें इधर उधर बोलेगा जो करना है। लेकिन ये जो काले वाले बाल वाले बैठे, ये मेरे जो युवा साथी पीछे खड़े हैं, मेरे भाई जब आप मेरी उम्र के हो जाओगे ना, तो आपका बेटा, या जब बाबूजी जैसी उम्र हो जाएगी तो आपका पोता पूछेगा बाबूजी, ताऊजी, दादाजी। ये सब 2021 में जब दिल्ली में आंदोलन हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे, पूछेगा। और मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहता हूं मेरे भाई, ऐसा ना हो जब आपका पोता, आपका भतीजा, भांजा आपसे सवाल पूछे, आपको जूती की तरफ ना देखना, आप सर उठा के बोल सको, बेटा तेरा ताऊ, तेरा चाचा, तेरा बाप, तेरा दादा गाजीपुर बॉर्डर पे खड़ा था। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। ये वो आंदोलन है जिसकी कहानियां लिखी जाए, जिसको इतिहास तारीख के पन्नों में लिखा जाएगा। और मैं चाहता हूं ये गांव, ये इलाका हिम्मत से कह सके, आज से 50 साल बाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की हम मूर्तियां देखते हैं ना, वैसे जो 300 किसान शहीद हुए हैं, हर एक के गांव में उसकी मूर्तियां लगी। हर एक याद रखेगा देश इस आंदोलन को। और मैं चाहता हूं हमारा इलाका, ये इलाका, इसकी सरदारी, आप सब लोग इसमें कहीं पीछे दिखाई ना दो। हमारा इलाका कह सके कि इस आंदोलन में ये इलाका दूसरों से 20 था भाई, 19 हम नहीं। मेरे पे भाई साहब ने एक जिम्मेवारी डाली है, कहा है कि भाई सिर्फ जोश की बात ना, थोड़ा होश की बात भी करो, थोड़ा बताओ भी। और जब मैंने खुद ही चौधरी साहब की बात कही है तो चौधरी साहब तो इतनी भी ताली ना पिटवाया करते थे। एक आधी बात तो मैंने देखा ज्यादा ताली पिट गई तो उन्होंने कहा तंग मत करो, बीच में रोको मत, मेरी बात सुनो,
वो इस तरह की बात करते थे। सो मैं अब थोड़ा सा बताना चाहता हूं ये सारा मामला है, क्योंकि सच्चाई ये है कि जब मैं जाता हूं अपने इलाके में, हरियाणा में घूमता हूं, तो कई साथी मिल जाते हैं मोर्चों पे, भाई साहब डटे हुए, चिंता ना करो। तो पूछे भाई ये 3 कानून है क्या? विरोध पता ना है कि क्यों विरोध कर रहे हैं, विरोध जरूर कर रहे हैं, मोदी बड़ा खराब काम कर रहा है, मोदी के खिलाफ। दूसरे के पास जाओ, ना जी बेचारा मोदी बताओ क्या क्या करे, अच्छा ही कर रहा होगा आदमी, तो देखो देश के लिए कर रहा है। भाई ये 3 कानून देखो, ये तो बेरोना, पर मतलब आदमी तो ठीक ही है, काम तो ठीक ही कर रहा होगा। तो जो समर्थन कर रहा है उसको ना पता, जो विरोध कर रहा है उसको ना पता। आधे लोग मोदी के भक्त हैं इसलिए उसके समर्थन में खड़े हैं, आधे लोग उसके विरुद्ध हो गए हैं, वो खड़े। इसलिए मैं चाहता हूं हम सब अपने अपने गांव जाएं, तो हम 2-4 काम की बात कह सकते हैं। शुरू में एक बात आपको ईमानदारी से कह दूं, सच्ची बात यह है कि अगर मोदी ये कानून ना लाता तो दूसरी पार्टी ले आती। सच्ची बात यह है, पिछले 15-20 साल से इस देश में बड़े बड़े दिल्ली के दफ्तर में जो लोग बैठते हैं, बड़े बड़े नेताओं के कान में फूफा करते रहते हैं, ये 15-20 साल से इस मौके की तलाश में थे कि भाई ऐसा कोई कानून बना दिया जाए। क्यों और कैसे? आप ध्यान से सुनो। ये सब लोग जो हैं दिल्ली के बड़े बड़े बाबू लोग, सब जाते हैं अमेरिका, इंग्लैंड जाते हैं, क्योंकि छुट्टी तो गर्मी की उनकी वहीं मनती है। इस देश की गर्मी थोड़ी बर्दाश्त होती है इनसे। गर्मी की छुट्टी में तो स्विट्जरलैंड, वहां पे लंदन, न्यूयॉर्क, यहां घूम के आते हैं। अब जब बाहर जाते हैं तो ये क्या देखते हैं? खेती तो अमेरिका में भी होती है, खेती कनाडा में भी होती है, खेती इंग्लैंड में भी है, खेती यूरोप में, खेती ऑस्ट्रेलिया में। पर आप जरा सोचो, 100 में से कितने लोग वहां पे खेती करते हैं? अमेरिका में हमारे से ज्यादा बड़ी खेती है, जमीन उनके पास हमारे से बहुत ज्यादा है। 100 में से कितने लोग खेती करते हैं? 3। 100 में से 3 लोग खेती करते हैं वहां। वहां खेती किसान नहीं करता, खेती कंपनी करती है। और एक कंपनी के पास कितनी जमीन? मैं पिछले 1-1.5 साल पहले गया था अमेरिका में, कैलिफोर्निया जगह है, वहां सरदार जी एक मिल गए कि जी मैं आपको अपना फार्म दिखा के आता हूं। चलो जी दिखाओ। मैंने पूछा सरदार जी कितनी जमीन है? कहते जी 50,000 हेक्टेयर है, थोड़ा और लेने की सोच रहा हूं। 50,000 हेक्टेयर। हेक्टेयर का मतलब ढाई कर लो, तो 1,25,000 एकड़ जमीन थी उसके पास। और कह रहा था जी थोड़ा और लेने का सोच रहा हूं, कुछ और डॉलर आ जाए तो और लूंगा। और कोई नई बात नहीं। अमेरिका में खेती कंपनी करती है, और जो खेत में काम करता है वो उनका मजदूर और कर्मचारी है। किसान नामक चीज कोई नहीं है। कंपनी है, मजदूर है, बीच में किसान नहीं। वो खेती कर, पैदावार हमसे ज्यादा है, लेकिन किसान के लिए जगह नहीं। तो ये जो हमारे नेता हैं, हमारे बड़े बड़े अफसर हैं, ये कहते हैं कि भाई देखो हम भी हिंदुस्तान को अमेरिका जैसा बना देंगे, ऐसी खेती होगी, इतना बड़ा होगा। मैं पूछता हूं भाई बहुत अच्छी बात सोच रहे हो, मेरे को एक बात बता दो, आपके देश में 100 में से कितने लोग खेती पे निर्भर हैं? हमारे देश में खेती में लगे हुए जो परिवार हैं वो 100 में से कितने हैं लोग? अंदाजन 60 के करीब। 45 सीधे कर रहे हैं, बाकी मतलब इनडायरेक्टली कर रहे हैं। मिला विला के 100 में से 60 लोग। मैंने कहा भाई तुम बना दो अमेरिका, बहुत अच्छी बात है। मेरे को यह बता दो कि 60 में से 3 तो करेंगे खेती, बाकी 57 कहां जाएंगे? उनको कहां भेजोगे? कुछ सोचा है आपने? ये बाकी 57 लोग खेती में कहां जाएंगे? इनको इंग्लैंड भेजोगे, इनको बांग्लादेश भेजोगे, इनको समुद्र में डुबो दोगे? कोई योजना सोची है आपने इसके बारे में? कुछ नहीं। अमेरिका इंग्लैंड बना। पिछले 15-20 साल से इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां आके सरकार को कह रही हैं
कि भाई खेती में आप हमें आने दो अमेरिका इंग्लैंड की तरह, हम आपको खेती ठीक करके दिखाएं, इसमें मुनाफा बढ़ेगा, इसमें एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इसमें उत्पादन बढ़ जाएगा। बस एक ही दिक्कत है बीच में। दिक्कत क्या है? ये जो किसान है ना, ये बीच में आता है। वो कह रहे हैं किसान समस्या है, बाकी आप हमारे को हाथ में दो, हम पूरी खेती इस देश की ठीक करके दिखा दें। तो कंपनियों को क्या चाहिए? वो तीन चीज मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि जी हम आने को तैयार हैं। अंबानी कहता है, अडानी कहता है, सब कहते हैं कि जी हम खेती में आना चाहते हैं, मगर हमारे पास तीन दिक्कत है, आप तीन दिक्कत को खत्म करवाओ। पहला, आपने इस देश में ऐसे कानून बना रखे हैं कि मैं जमीन सीधे खरीद नहीं सकता, जमीन हमारे यहाँ कंपनी तो खरीद नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि या तो हमें जमीन खरीदने दो, या मेरे को ऐसा कोई इंतजाम करवा दो जिससे मैं 10,000 20,000 एकड़ में सीधी खेती करवा सकूं। अडानी अंबानी कहता है कि जी मैं आऊंगा तो मैं 10 एकड़ की खेती तो ना करूंगा, मैं आऊंगा तो 10,000 एकड़ से कम तो क्या करूंगा, उतना तो मतलब मेरी जेब में भी गिर जाए, चवन्नी गिर जाए, उठाते नहीं ना आजकल। तो अंबानी अडानी कहता है कि भाई 10,000 एकड़ से कम तो मैं क्या खेती करूंगा, या तो मेरे को खरीदने का दे दो, नहीं तो कोई इंतजाम कर दो जिससे मैं सीधी 10,000 एकड़ की खेती करवा सकूं। पहली बात। दूसरा, वो कहते हैं कि जब फसल हो जाए उस फसल को मैं कहां बेचूं, ये आप मेरे पे छोड़ो, ये आपकी मंडी में मुझे ना जाओ। आपकी मंडी के अंदर लाइसेंस की दिक्कत, आपकी मंडी में मेरे पे टैक्स भी लगता है, ये मुसीबत वो मुसीबत। मैं जी अपनी फसल अपने आप बेचूंगा, जहां बेचनी है मैं बेचूंगा। दूसरी बात। तीसरा, अंबानी अडानी सरकार को कहते हैं कि मेरे को फसल को कहां कितना स्टोर करके रखना है, ये आप मुझे बता दो, इसके ऊपर कोई पाबंदी ना लगाओ। मैंने कौन सी फसल कितनी कहां रखनी है, कितना टाइम रखनी है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये तीन चीजें कंपनियां सरकार से कई सालों से, 15-20 साल से मांग रही हैं। सच्ची बात यह है कि इससे पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी, वो भी ये काम करना चाहती थी। वो कोई किसान की सरकार नहीं थी, कोई मजदूर की सरकार नहीं थी। करने का मन उनका भी यही था, इशारा उनको भी अंबानी अडानी से ही आता था, बस उनकी हिम्मत ना थी। हमारे मोदी जी को अच्छे काम करने की भी शायद हिम्मत है, बुरे काम करने की भी हिम्मत है। और इनको लगा कि ये महामारी है, कोरोना वायरस है, पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ है, तो कहते हैं ना धूल में लठ मारो और काम चला। तो क्या पता लगेगा, जब तक धूल बैठेगी तब तक काम निकाल लेंगे। तो मोदी जी ने सोचा कि ये सबसे अच्छा मौका है कोरोना महामारी का, कि इसके अंदर चला दो, जब तक किसान को पता लगेगा। 2-3 साल तक तो बेरा न पाटे, 2-3 साल तो किसान को पता लगने में लग जाएगा कि कानून क्या है, इसका क्या असर होगा, तब तक अपना काम निकल लेगा। ये सोचा था मोदी जी ने। मैं तो भाई पंजाब के किसानों को सलाम करता हूं, उन्होंने 2 महीने के अंदर इसकी नब्ज पकड़ ली। 2 महीने में कहना शुरू कर दिया इससे किसान को ये नुकसान होगा। हमारे पंजाब के नेता सरदार बलबीर सिंह राजेवाल, वो इस सरकार के खिलाफ नहीं थे, वो अकालियों की तरफ उनका रुझान रहता था और इस सरकार को सलाह देने का काम करते थे। उन्होंने कहा ना, अगर ये काम करोगे तो मैं तो पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तुम किसानों के खिलाफ कर रहे हो। वो कह रहे थे, परसों ही कह रहे थे कि भाई देख, मेरी उम्र हो गई 78 साल की, मुझे और कोई नेतागिरी करनी है, बस मैं ये चाहता हूं कि जब मरूं तो लोग ये याद करें कि ये आदमी ने सच की आवाज उठाई थी। तो बलबीर सिंह राजेवाल ने सबसे पहले करके खड़ा करना शुरू किया और बोला अकालियों को, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इस कानून को बनवाने के अंदर साथ बैठे हुए। पंजाब के किसान ने हिम्मत के साथ आवाज दी। ये 3 कानून कौन से थे? ये 3 कानून बिल्कुल वही हैं जो कंपनियां पिछले 15-20 साल से मांग रही। पहला कानून मैंने बताया ना, कंपनी कह रही है कि या तो हमें आप जमीन खरीदने दो, या ऐसा इंतजाम करवा दो कि हम बहुत बड़ी जमीन के ऊपर खेती करवा सकें।
कॉन्ट्रैक्ट की खेती का कानून बिल्कुल वही कानून है। मैं इसे कहता हूं, सरकार कहती है कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून, लंबे लंबे नाम बना रखे हैं इन तीनों कानूनों। मैं कहता हूं ये बंधुआ किसान कानून, किसान को बंधुआ बनाने का कानून। किसान कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देगा, एक तरफ कंपनी है, दूसरी तरफ किसान। अब भाई साहब ने बताया हमारे यहां भी खेती कॉन्ट्रैक्ट की होती है, आपके यहां तो सब कुछ होने के बाद भी दो बचाव है। एक बचाव ये है कि आपकी सहकारी समिति कर रही है, और दूसरा ये कि बीच में सरकार है। सरकार कह रही है कि 325 का रेट तो देना पड़ेगा, चलो इस साल ना मिलेगा, अगले साल मिलेगा, उससे अगले साल मिलेगा, ब्याज भी खा जाएगी कंपनी, पर सरकार बीच में है। आज आपका गन्ने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सीधा आपके और कंपनी के बीच नहीं, बीच में सरकार भी है, सहकारी समिति भी है, और इसके बावजूद पिछली इस साल का मिल गया थी गन्ने का रेट, मिलना शुरू हुआ। बता दो बता दो। जी, पिछला कब तक का मिल गया? काट काट के दे रहे हैं। 23 दिन का पेमेंट दिया है ना, ठीक है ना। ये तो तब है जब सहकारी समिति बीच में है, सरकार बीच में है, तब ये हाल। मैं आपको पंजाब का उदाहरण बता दूं। पंजाब में ये पेप्सी कंपनी है ना, जो एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली, ये कंपनी आलू की चिप्स भी बनाती है, जो बच्चे आजकल खाते हैं ना, आलू चिप्स या कुछ भी खाते हैं। तो कंपनी ने सीधा किसान के साथ किया कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आलू मेरे को 6 रुपए के भाव दे देना। ठीक है भाई, किसान ने कहा 6 रुपए के भाव से समझौता हो गया, किसान ने अंगूठा लगा दिया। पहले साल मंडी के अंदर आलू का रेट था 8 रुपए किलो। कंपनी किसान के पास आई, देख अपना 6 रुपए की बात हुई, 6 में दे। किसान ने कहा ठीक है भाई, इसमें भी मेरे 50 पैसा 1 रुपए की बचत है, दे दिया उसने 7-6 रुपए में। ठीक है, कंपनी खुश, किसान को भी लगा चलो अपना हो गया। अगले साल उसी मंडी में अगले सीजन में आलू का रेट हो गया 4 रुपए। अब किसान मंडी के पीछे, कंपनी के पीछे भागे कि जी अपनी 6 रुपए की बात हुई थी, 6 रुपए की बात हुई थी, 4 रुपए है रेट चल रहा है, ले लो आप। तो कंपनी ने कहा भाई वो तो बात ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट के पेज नंबर 17 के ऊपर लिखा हुआ है कि तेरा आलू जब तक इतने सेंटीमीटर का नहीं होगा तब तक हम नहीं खरीदेंगे। किसान ने कहा मुझे क्या पता मेरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है आपने। ये मैं किसान की बात ना कह रहा जी, सिर्फ आप ये ना समझ लें किसान अनपढ़ है। मैं अपने साथियों से पूछता हूं, ये खड़े यहाँ पे पढ़े लिखे कितने लोग, आजकल तो किसान के इतने बच्चे पढ़े लिखे हैं साहब, ये साहब व्हाट्सएप करते हो? व्हाट्सएप करने से पहले वो कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन आई एक्सेप्ट। आपने कहा था आई एक्सेप्ट, कहा होगा, उसके बगैर चलेगा नहीं। कंडीशन पढ़ के देखी थी कभी? ना देखी ना। ये पढ़े लिखे आदमी की मैं बात बता रहा हूं, मैं भी यही करता हूं साहब कि करना है करना है, नहीं 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 आई एक्सेप्ट, इसके बगैर चलेगा नहीं, आप कंडीशन एक्सेप्ट करो भाई, हम भी गुठा लगा देते हैं, चल भाई एक्सेप्ट आगे। तो किसान को बाद में पता लगा कि पेज नंबर 17 पे तो ये लिखा हुआ था, और कंपनी ने कहा देख 4 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो जा तेरे से कोर्ट कचहरी में बात कर। ये पंजाब में हुआ है 5-7 साल पहले की बात, जब बीच में सरकार नहीं हो, बीच में सहकारी समिति नहीं हो, तो किसान तो लुटेगा। किसान और कंपनी का क्या मुकाबला? कंपनी के पास वकील, कंपनी कहेगी चल सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे, किसान तो किसी सीधे वकील के पास, पड़ोस के वकील के पास ना जाते, मेरठ के वकील के पास जाते थोड़ा कांपता है कि भाई पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा। तो पहला कानून सरकार ने बनाया है कि कंपनी चाहे सीधा किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, किसान जाने कंपनी जाने जितने मर्जी रेट पे कॉन्ट्रैक्ट करे, आप चाहो तो 1000 रुपए में गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, सरकार कुछ ना बोलेगी बीच में, भाई आप जानो कंपनी जाने, हम बीच में ना। ये पहला कानून। दूसरा कानून मैंने कहा कि वो कहते हैं कि उन्हें चाहिए कि गोदाम में जितना मर्जी हम रख लें, हमें कोई इससे लिमिट ना हो। आज की तारीख में कानून हुआ करता था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। पुराने जमाने में हमने शब्द सुने थे ना, काला बाजारी जमाखोरी।
काला बाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए कानून हुआ करता था कि कोई भी व्यापारी, खासतौर पे खाद्यान्न का, अन्न का, चीनी का, दाल का, इसका एक हद से ज्यादा स्टॉक अपने पास नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि जिसके पास एक सीमा से अधिक स्टॉक होगा वो बाजार से खेलेगा। जैसा मेरे भाई ने बताया, क्या होगा? मैं आपको सरसों की मिसाल दी। सरसों अभी महीना भर पहले चल रही थी 6,000 रुपए की करीब। अब जब किसान की फसल आनी शुरू हुई है तो अब क्या 4500 के करीब आ गई है? और अभी 15-20 दिन के अंदर देखना मामला 4,000 के करीब पे आ जाएगा। ये तो जबकि खेल अभी शुरू नहीं हुआ है। जब खेल शुरू होगा, अब सरकार ने नियम बना दिया है कि कंपनी कोई भी गोदाम के अंदर कोई जिस भी कमोडिटी की, जिस भी जिन्स की, जिस भी फसल की, चाहे जितना मर्जी स्टॉक कर ले, इसके ऊपर कोई सीमा नहीं। अब हम लोग जब सोचते हैं, बाबा जी सोचते हैं गोदाम, तो गोदाम का हम सोचते हैं ठीक है बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, इससे बड़ा होगा, बड़े बड़े गोदाम वेयर हाउस हमने देखे। बाबूजी हमने कुछ भी ना देखा। आजकल एक नई चीज आई है, उसको बोलते हैं साइलो। साइलो समझ लो आप गोदाम का परदादा है। हमारे हरियाणा में बन रहा है पानीपत के पास साइलो, अडानी का। एक गोदाम 100 एकड़ के अंदर बन रहा है। वो इतना बड़ा गोदाम है कि पूरी की पूरी मालगाड़ी उसके अंदर जाएगी। हर रोज मालगाड़ी उसके अंदर पूरी खाली होके आएगी। वो एक गोदाम इतना है कि पूरे हरियाणा की सरसों का 5-10% सिर्फ एक गोदाम में आ जाए। तो क्या होगा? जब सरसों की फसल आने वाली होगी, उससे 10 दिन पहले अडानी जी कहेंगे चल 1 लाख क्विंटल मार्केट में डालो। तो क्या असर पड़ेगा? 4500 वाली सरसों 3200 पे आ जाएगी एक हफ्ते के अंदर। तो किसान ने जब पहले आड़ती को फोन किया कि 4500 चल रहा है, चल भाई ठीक ठाक, और जिस दिन अपनी ट्रॉली भर के जाने लगेगा उसको आएगा बाबूजी देख है 3200 देना है तो दे, नहीं तो कोई बात। किसान को पता भी नहीं लगेगा खेल क्या हुआ। खेल ये हुआ, साइलो जो है, जो सबसे बड़े गोदाम दुनिया के हैं वो बन रहे हैं, उसका 2 दरवाजा खोल के 1 लाख क्विंटल सिर्फ छोड़ दिया। तो जब किसान बेचने गया तो दाम कम, और 4 महीने बाद जब मजदूर खरीदने जाएगा गेहूं को, धान को, किसी चीज को, तो गोदाम के दरवाजे बंद और दाम अप। तो किसान के लिए फसल का दाम कम और खरीदने वाले के लिए, उपभोक्ता के लिए, मजदूर के लिए उसका दाम ज्यादा। दोनों काम एक साथ। ये है जी दूसरा कानून, जिसको मैं बोलता हूं जमाखोरी छूट कानून। तीसरा कानून कौन सा है? तीसरी मांग क्या थी उनकी? कि हमें अपनी मंडी से मुक्त कर। बड़ी कंपनियां कहती थी मंडी मंडी का चक्कर खत्म करो, हमें इससे आप मुक्त करो। तीसरा कानून है जिसको मैं बोलता हूं मंडी बंदी कानून। ये हमारी मंडी को बंद करने का कानून। सरकार से पूछो, सरकार कहेगी ना जी ना, बंद ना कर रहे हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सरकारी मंडी के बाहर एक प्राइवेट मंडी खुलेगी। और मोदी जी कहते हैं देखो कितनी अच्छी बात है, पहले एक मंडी थी अब 2 मंडी होंगी, किसान जहां मर्जी चाहे बेच ले, किसान को हमने आजादी दे दी, स्वतंत्रता दे दी। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मंडी के अंदर लगेगी शुल्क, मंडी के बाहर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब आप बताओ किसान अपनी फसल कहां पे बेचेगा? पहले साल किसान जब बेचने जाएगा तो मंडी के बाहर उसको 100 रुपया फालतू मिलेगा। किसान कहेगा भाई 100 रुपया फालतू मिल रहा है, अपना वहां पे बेच के आएगा। आड़ती को कहेगा ना जी काम पड़ गया था, ना जी घर पे रख ली थी मैंने इस साल, तो वहां पे बेच के आ जाएगा। अगले साल उसको 50 रुपया फालतू मिल जाएगा, फिर भी अपना उधर ही दे के आएगा। और 2 साल में क्या होगा जी? मंडी का आड़ती अपनी अपनी दुकान बंद करके बाहर आएगा कि भाई मैंने आड़त की दुकान खोली है, मैंने कोई धर्मशाला ना खोल रखी। वो अपनी दुकान बंद करके बाहर आ लेगा। तीसरे साल तक आपकी मंडी हो जाएगी बंद। और फिर आप जब जाओगे तो वो कहेगा चौधरी साहब गेहूं का तो आजकल 1300 ही चल रहा है, देखो देना है तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सीधा 500-600 का कट लगाएगा। मैंने जब ये बात समझाई, बड़े बुजुर्गों को समझाई,
कुछ युवा नौजवानों को भी समझाई, तो हमारे नौजवानों ने कहा भाई साहब समझ आ गई, आप जियो वाली बात कर रहे हो ना। जियो वाला खेल ध्यान है ना आपको क्या था? अंबानी की कंपनी है जियो, क्या लेके आई थी? फ्री, आजीवन फ्री, कोई लिमिट नहीं, ले लो। सारी दुनिया लाइन लगा लगा के जियो का मोबाइल ले रही है साहब, घर में 3-3 फोन हो गए और बाकी कंपनियां हो गई ठप। यही हुआ ना, सबके पास जियो का मोबाइल आ गया, बाकी कंपनियां हो गई बंद। और जब बाकी कंपनियां बंद हो गई तो फिर जियो ने कहा अब हम तुम्हें रेट बताते हैं। यही हुआ ना, सही बात बोल रहा हूं? जो अंबानी ने मोबाइल में किया है वही काम अब अंबानी आपकी मंडी के साथ करने जा रहा है। देखिए, हथेली बजाने की बात नहीं है, ये बहुत पहले 2 साल सब कुछ अच्छा रहेगा, किसान को लगेगा हाँ भाई देख ले तेरा काम चल रहा है, और तीसरे साल तक मंडी हो जाएगी ठप। अभी मैं कर्नाटका में था, कर्नाटका में केंद्र सरकार के कानून से 1 महीना पहले कर्नाटका ने अपना कानून ले दिया था कि हाँ प्राइवेट मंडी बना लो। तो केंद्र सरकार के कानून पे तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कर्नाटका का कानून अभी भी चल रहा है, और कर्नाटका की मंडियों में मैं देख के आया, पूरे मंडियों में आवक 25% कम हो गई है पहले से। एक सीजन में वहां पे मंडी में जितना माल बिकने के लिए आता था, अगर 100 क्विंटल आ रहा था तो आज 75 क्विंटल आ रहा। ये पहले 6 महीने के अंदर असर हो गया। प्रधानमंत्री पूछते हैं कौन सी मंडी बंद हुई है मुझे दिखाओ। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी ये मेरे को भी पता है कि 2 साल लगेंगे बंद करने, ये मुझे भी पता है कि पहले साल आप दिखाओगे कि मामला अच्छा, तीसरे साल क्या होगा मेरे को ये खेल समझाओ। प्रधानमंत्री कहते हैं हमने बिचौलियों को खत्म कर दिया, देखो जी ये बिचौलियों के लिए कर रहे हैं। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी एक नहीं आपने 2 बिचौलिए लगा दिए ये तो। क्योंकि जब अंबानी की मंडी होगी बाहर तो क्या अंबानी खुद बैठ के खरीदेगा? अंबानी का अफसर आके खरीदेगा? ना जी, अंबानी भी बिचौलिए बैठाएगा वहां पे। बस फर्क ये होगा कि आज आपका आड़तिया जो है वो आपकी तरह कुर्ता पजामा पहनता है, आप उसके तखत पे जाके बैठ लेते हो, कभी कभी उससे झगड़ा भी कर लेते हो, कभी उससे 4 पैसे भी पकड़ लेते हो। अंबानी का जब आएगा बिचौलिया, वो जी टाई लगा के आएगा, वो कहेगा मैं रिलेशंस एग्जेक्टिव हूं, आजकल ऐसे ऐसे नाम चलते हैं, रिलेशंस एग्जेक्टिव हूं, मैं कंपनी एग्जेक्टिव हूं, ये हूं वो हूं फला ठिकाना। फिर आप उससे कहोगे भाई 5 इसकी जरूरत थी भाई, घर में जरूरत थी 10,000 रुपए की, जरा तो कर दे। कहा बाबूजी इस नंबर पे फोन करो वो आपको जवाब दे। तो बाबूजी सुबह से बैठे हैं फोन करने, आपका फोन प्रतीक्षा में, कृपया इंतजार करें। ये सब चलता रहेगा। अब एक नहीं 2 बिचौलिए, एक तो वो टाई वाला बिचौलिया आएगा जो आपसे डीलिंग करेगा, दूसरा उसका सुपर बिचौलिया अंबानी। आज आप 2% अपने मंडी वाले को देते हो, कल को 1% वो टाई वाला लेगा और 5% ऊपर वाला लेगा, तो एक की बजाय 2 बिचौलिए आ गए यहां। तो इसको मैं कहता हूं मंडी बंदी कानून। तो कुल मिला के क्या, इन 3 कानूनों के जरिए सरकार किसान की घेराबंदी कर रही है, हमारे बच्चों के भविष्य के दरवाजे बंद कर रही है। मंडी बंद हो जाएगी तो जो सरकारी रेट पे खरीद है वो बंद। अगर सरकारी रेट पे खरीद बंद हो जाती है तो राशन की दुकान में जो गेहूं चावल मिलता है वो भी बंद, वो भी वहीं से ही आता है, कहीं बाहर से नहीं आता, जो पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं आता, वो हमारी खरीद से ही आता है। राशन की दुकान बंद, किसान की किस्मत कॉन्ट्रैक्ट में बंद, जमाखोरी के ऊपर कोई रोक टोक बंद, और ऊपर से 2 कानून और लेके आए हैं मोदी जी कि सस्ती या फ्री बिजली किसान की बंद करो। बिजली कानून भी ला रहे हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि कोई भी राज्य सरकार अपनी जेब से भी किसान को सस्ती या फ्री बिजली नहीं दे सकती। अब आप सोचो, केंद्र सरकार की जेब से नहीं जा रहा,
मगर केंद्र सरकार कानून ला रही है कि लखनऊ की सरकार, जयपुर की सरकार अगर अपनी जेब से किसान को सस्ती या फ्री बिजली देना चाहती है तो इस पे पाबंदी लगाई जाएगी। ये भी बंद, और सारा बंद करके एक कसर रह गई थी कि किसान अभी तक बंद ना हुआ, तो मोदी सरकार ने उसका भी इंतजाम कर दिया कि वो पराली के लिए कानून लेके आए कि पराली का धुआं आया, दिल्ली तक पहुंचा, और अगर सरकार को लगा कि आपने पराली जलाई है तो कितना जुर्माना? 1 करोड़ का जुर्माना। मैंने तो पहली बार सुना, मैंने कहा भाई तेने जीरो ठीक से गिनी ना होगी, 1 लाख होगा, 10,000 होगा जुर्माना, 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की कैद। 5 साल की कैद पराली के धुएं के लिए। दिल्ली के अंदर ले लेके गाड़ियां जो घूमते हैं, एसी गाड़ी, उस पर कोई जुर्माना, किसान पे 5 साल की कैद। तो ये सब बंद। तो किसान ने कहा मोदी जी आप क्या बंद करोगे, मैं आपको बंद करके दिखाता हूं। एक कबीर का दोहा है, माटी कहे कुम्हार से तू कित रौंदे मोए। मट्टी कुम्हार से कहती है, कुम्हार यूं यूं करके करता है ना मिट्टी को, तो मट्टी कुम्हार से कहती है तू कित रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। यही बात किसान ने मोदी जी को कही, मोदी जी तुम क्या बंद करते, मैं तुम्हें बंद करके दिखाता हूं। और किसान ने सबसे पहले की अपनी मुट्ठी बंद, उसके बाद किसान ने किए दिल्ली के दरवाजे बंद, और आज किसान कह रहा है कि किसानी के खिलाफ खड़े होने वालों की सबकी राजनीतिक दुकानें भी बंद करके दिखाओ। तू क्या बंद करेगा मोदी जी, हम बंद करके दिखाते हैं। तू आज इस ऐतिहासिक आंदोलन ने ये काम करके दिखाया है। आज ये आंदोलन इस देश के गांव गांव, घर घर का आंदोलन है।